फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन के ऊपर। फिजन हम उस रिएक्शन को कहते हैं जिसमें हैवी ऑब्जेक्ट स्मॉल ऑब्जेक्ट के अंदर स्प्लिट हो जाता है। न्यूक्लियर फिजन में हम एक हैवी न्यूक्लियस को हिट करवाते हैं न्यूट्रॉन से। तो हैवी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन एक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा हो जाता है और इसका मास नंबर जो है वो a+1 हो, जिससे ये अनस्टेबल हो जाता है और इस वजह से वो पीसीज में डिवाइड हो जाए। इसके साथ हमें कुछ न्यूट्रॉन्स मिलते हैं और लार्ज अमाउंट की एनर्जी मिलती है। इस तरह के रिएक्शन को हम न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन कहते हैं। तो फिजन रिएक्शन को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच अ हैवी न्यूक्लियस लाइक यूरेनियम split up into two equal sized nuclei along with the emission of energy। अब हम ये देखते हैं कि ये रिएक्शन होता क्यों है। जो फिगर आपके सामने है, अगर आप इस फिगर को देखें जिसमें एक हैवी न्यूक्लियस है जिसे हम टारगेट न्यूक्लियस कहते हैं और इस पर हमने एक न्यूट्रॉन को स्ट्राइक करवाया। अब ये न्यूट्रॉन के लिए जरूरी है कि ये स्लो न्यूट्रॉन हो। स्लो न्यूट्रॉन का मतलब है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कम। एनर्जी को कम क्यों रखते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि ये इजीली इसमें कैप्चर हो जाए। अगर इसकी एनर्जी ज्यादा होगी तो कैप्चर होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। तो जब ये स्ट्राइक करता है तो इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, जिससे ये यूरेनियम 23592 से यूरेनियम 23692 हो जाता है। यानी इसका मास नंबर में एक का इंक्रीज आ जाता है। अब ये पहले ही अनस्टेबल था, अब एक और न्यूट्रॉन आ गया जिससे ये और ज्यादा अनस्टेबल हो गया और इस अनस्टेबिलिटी की वजह से हैवी न्यूक्लियस दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाएगा और हर एक प्रोडक्ट में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर कम हो जाएंगे जिससे वो स्टेबल हो जाएंगे और इसके साथ हमें फ्री न्यूट्रॉन्स भी मिलते हैं और बहुत ज्यादा अमाउंट की एनर्जी रिलीज होती है। ये इसकी एक एग्जांपल है। ये यूरेनियम 23592 पर एक न्यूट्रॉन आकर स्ट्राइक किया जिससे ये यूरेनियम 23692 हो गया, यानी इसका एक मास नंबर जो है वो ज्यादा हो और उसके बाद यहाँ पे फ्यूजन रिएक्शन हुआ और फ्यूजन रिएक्शन से ये दो न्यूक्लियाई के अंदर डिवाइड हो गया। एक Ba14456 Ba इज बेरियम और दूसरा न्यूक्लियस Kr8936 Kr इज क्रिप्टॉन। प्लस हमें यहाँ पे 3 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी मिल रहे हैं और इसके अलावा एक लार्ज अमाउंट की एनर्जी रिलीज होगी जिसको हम यहाँ पे Q से डिनोट कर रहे हैं। ये दो और पॉसिबल फिजन रिएक्शन है यूरेनियम 235 से। ये अब हमारे पास एक पॉसिबल फिजन चेन रिएक्शन है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक न्यूट्रॉन आकर यूरेनियम 235 से स्ट्राइक करता है और उसमें एब्जॉर्ब होता है, वहां पे फिजन रिएक्शन होता है और फिजन रिएक्शन से हमें 3 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल रहे हैं। अब 3 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में से एक जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो किसी भी न्यूक्लियस से जाके नहीं टकराता, तो उस न्यूट्रॉन से फिजन रिएक्शन आगे नहीं चल पाए। दूसरा न्यूट्रॉन यूरेनियम के आइसोटोप यूरेनियम 238 के न्यूक्लियस से जाके स्ट्राइक करता है और उससे भी आगे फिजन रिएक्शन नहीं चलेगा क्योंकि यूरेनियम 238 इज नॉन फिसाइल आइसोटोप्स। अ रिएक्शन विद यूरेनियम 238 इज नॉट सस्टेनेबल। तीसरा न्यूट्रॉन यूरेनियम के आइसोटोप्स यूरेनियम 235 से जाके स्ट्राइक करता है और ये न्यूट्रॉन इस न्यूक्लियस में कैप्चर होगा और वहां से फिर फिजन रिएक्शन हो रहा है और फिजन रिएक्शन से आगे हमें 2 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल रहे हैं और वो दोनों नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आगे यूरेनियम के आइसोटोप यूरेनियम 235 से स्ट्राइक कर रहे हैं और वहां से फिर अगेन फिजन रिएक्शन हो रहा है। तो ये एक पॉसिबल फिजन चेन रिएक्शन है। अब इसमें 2 मसले हो सकते हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो पहला फिजन रिएक्शन हुआ था जिससे हमें 3 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिले थे, वो तीनों नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसी भी न्यूक्लियस से जाके ना स्ट्राइक करें, तब भी फिजन रिएक्शन रुक जाएगा। या ये भी हो सकता है कि वो तीनों नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यूरेनियम के आइसोटोप 238 से जाके स्ट्राइक करें जिससे भी फिजन रिएक्शन रुक जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम है कि हम फिजन रिएक्शन जारी रखना चाह रहे हैं लेकिन फिजन रिएक्शन नहीं हो पा रहा। और एक और पॉसिबिलिटी ये है कि जितने भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं, तीनों के तीनों न्यूट्रॉन यूरेनियम के आइसोटोप 235 से टकराएं और वहां पे 3 फिजन रिएक्शन होंगे और लेट्स से कि तीनों फिजन रिएक्शन से हमें 3 न्यूट्रॉन मिल रहे हैं और वो फिर आगे अगेन यूरेनियम 235 से टकराएं। तो इस तरह ये अगर चलता रहे तो बहुत सारे फिजन रिएक्शन एट अ टाइम होना शुरू हो जाएंगे और एक फिजन रिएक्शन में क्योंकि लार्ज अमाउंट की एनर्जी मिलती है, तो जब इतने ज्यादा फिजन रिएक्शन एक साथ हो रहे होंगे तो उससे हमारे पास
एक वक्त में बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाएगी और फिर उस बहुत ज्यादा एनर्जी को सेफली हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। ये दो प्रॉब्लम्स हैं फिजन रिएक्शन में। इसके लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं जिसको हम न्यूक्लियर रिएक्टर कहते हैं, जिससे हम फिजन रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की। न्यूक्लियर रिएक्शन एक ऐसे रिएक्शन को कहते हैं जिसमें न्यूक्लियस इन्वॉल्व। फ्यूजन रिएक्शन फिजन रिएक्शन का उलट है, जिसमें दो स्मॉल न्यूक्लियाई मिलकर एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं जिसको हम फ्यूजन कहते हैं। तो हम इसको डिफाइन करेंगे कि अ न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच टू लाइट न्यूक्लियाई मर्ज टुगेदर एंड फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। तो अगर हम हैवी न्यूक्लियाई की बात कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर आयरन या निकल है, ये ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी है जो न्यूक्लियॉन्स के दरमियान में होती है, जो उनको जोड़े रखती है, और हर न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी मुख्तलिफ होती है। अगर आप हाइड्रोजन से स्टार्ट करें तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती जाती है और आयरन और निकल पर मैक्सिमम हो जाती है और इसके बाद डिक्रीज होना शुरू होती है। यहाँ पर हम एक फ्यूजन रिएक्शन देखते हैं जिसमें ड्यूट्रियम ट्रिटियम से मिल रहा है। ये दो स्मॉल न्यूक्लियाई हैं और ये मिलकर एक हीलियम न्यूक्लियाई बना रहे हैं जो कि एक हैवी न्यूक्लियस, प्लस हमें एक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल रहा है। अब अगर आप इस रिएक्शन को देखें तो जब ड्यूट्रियम और ट्रिटियम मिलेंगे तो हमारे पास 3 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और 2 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ जाएंगे। अब यहाँ से 2 नंबर ऑफ प्रोटॉन और 2 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिलकर हीलियम न्यूक्लियस बना देंगे और एक न्यूट्रॉन जो है वो फ्री हो जाएगा और इसके साथ साथ हमें एनर्जी भी मिलती है। जो एनर्जी यहाँ रिलीज होगी वो 17.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। चार्ज की अगर हम बात करें तो ड्यूट्रियम में एक नंबर ऑफ प्रोटॉन, एक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो ड्यूट्रियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। जबकि ट्रिटियम की अगर हम बात करें तो उसमें एक नंबर ऑफ प्रोटॉन और 2 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, तो ट्रिटियम के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होगा। अब जब हम इन दो सेम चार्जेस, दो पॉजिटिव चार्जेस न्यूक्लियाई को आपस में कंबाइन करेंगे तो क्योंकि सेम चार्जेस हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इनको आपस में मिलाने के लिए हमें लार्ज अमाउंट की थर्मल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और थर्मल एनर्जी ज्यादा करने से इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। और अगर काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ा दें कि वो जो इनके दरमियान रिपल्सिव फोर्स है उसको ओवरकम कर दे, तो फिर ये दोनों न्यूक्लियाई कंबाइन होकर एक हैवी न्यूक्लियस बनाएंगे। तो जब हम इन दोनों को करीब लाएंगे और ये एक दूसरे को टच करने के करीब होंगे, फिजिकली तौर पर ये एक दूसरे को टच नहीं करते, इनके दरमियान फासला 10⁻⁻15 मीटर होता है, तो ये मिलकर एक हैवी न्यूक्लियस बना देते हैं। इसके लिए जो हमें एवरेज टेम्परेचर चाहिए वो 20 मिलियन केल्विन होता है। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इन सन। सन इज कंपोज्ड ऑफ अबाउट 35% हाइड्रोजन, 65% हीलियम एंड 1% अदर एलिमेंट। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इन सन के लिए हम एक साइकिल पढ़ेंगे जिसको हम पीपी साइकिल यानी प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल कहते हैं। इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 प्रोटॉन्स जो हैं वो इस साइकिल को स्टार्ट करते हैं। 2 प्रोटॉन आपस में मिलते हैं और वो ड्यूट्रियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। हमें एक पॉजिट्रॉन और एक न्यूट्रिनो मिलता है। जो पॉजिट्रॉन होता है वो बहुत जल्द ही फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ एनकाउंटर करता है इन द सन और एनिहिलेट हो जाता है और उनकी एनर्जी जो है वो गामा रेस की सूरत में अपीयर होती है। इसी तरह हमने इसके साथ एक और फ्यूजन रिएक्शन ले लिया जिसमें अगेन 2 प्रोटॉन आपस में मिल रहे हैं और वो ड्यूट्रियम में कन्वर्ट हो रहे हैं और साथ हमें एक पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो मिल रहा है और वहां से भी जो पॉजिट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर एनिहिलेट कर रहा है और 2 गामा रेस जो हैं वो हमें यहाँ पे नजर आ रही हैं। जब ड्यूट्रियम बन जाता है तो वो प्रोटॉन के साथ स्ट्राइक करता है और वो हीलियम न्यूक्लियस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और 2 हीलियम न्यूक्लियाई जो हैं वो कोलाइड करते हैं एंड फॉर्म अल्फा पार्टिकल्स अलोंग विद 2 प्रोटॉन्स। तो यहाँ पर 2 हीलियम न्यूक्लियाई आपस में मिलकर अल्फा पार्टिकल में कन्वर्ट हो रहे हैं और उसके साथ साथ हमें 2 प्रोटॉन्स मिल रहे हैं। अब ये दोनों प्रोटॉन दोबारा से इस साइकिल को स्टार्ट कर दें। अब हम एनर्जी रिलीज इन पीपी साइकिल देखते हैं। पीपी साइकिल में 4 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्ट हुए
अल्फा पार्टिकल्स और उसके साथ हमें 2 न्यूट्रिनो एंड 6 गामा रेज मिली। और अगर हम इसको इस तरह लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि 4H11 इज प्रोटॉन्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्ट हुए अल्फा पार्टिकल्स में He42 प्लस 6 गामा रेज प्लस 2 न्यूट्रिनो। तो अब हम 2 इलेक्ट्रॉन्स दोनों तरफ ऐड कर देते हैं। तो इस रिएक्शन को अब मैं इस तरह लिख रहा हूँ, और ये जो क्वांटिटीज आपको ब्रैकेट में नजर आ रही हैं, ये एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। एनर्जी रिलीज की अगर हम बात करें, एनर्जी को यहाँ पे Q से डिनोट कर रहा हूँ, और डेल्टा एम सी स्क्वायर, डेल्टा एम इज द मास इफेक्ट, और वो हमारे पास आ जाएगा 4mH11 माइनस m इंटू He42। क्योंकि 4 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे इसलिए हमने मास ऑफ प्रोटॉन्स को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस हीलियम न्यूक्लियाई में क्योंकि कन्वर्ट हुआ था तो उसका मास, तो ये इक्वल होगा मास डिफेक्ट। हमें एनर्जी चाहिए तो हमने इसको सी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर। अब अगर हम इसके इन मैसेज की वैल्यू लिखें तो प्रोटॉन का मास अगर यू में देखें, यूनिफाइड मास स्केल में, तो वो 1.007825 होता है, और हीलियम न्यूक्लियस का मास 4.002603 होता है। तो वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर। इससे पहले हम एक रिलेशन देख चुके हैं जिसमें हमने ये कहा था कि 1 U ऑफ मास इज इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर हम 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास एनर्जी आ जाएगी जो कि 26.73 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है।